Hello everyone, welcome back again to this particular class of the cost and management accounting. So बच्चों, हम लोग हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के क्लासेस को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत सारा बेसिक चीजें देख ली है और हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट नाम का चैप्टर हमारा स्टार्ट कर दिया था। कॉस्ट शीट नाम का चैप्टर सिर्फ हमने स्टार्ट नहीं किया, तो कॉस्ट शीट नाम के चैप्टर की भी हमने बहुत सारी बेसिक सी चीजें पढ़ी कि कॉस्ट शीट चैप्टर में हमको करना क्या है, राइट। तो मैंने आप सबको बताया था कि जितने भी कंपनी में एक्सपेंसेस होते हैं टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने पर्टिकुलर खर्चे होते हैं वो सारे खर्चों की एक शीट बनाना और उस शीट को बनाकर उसमें ये पता करना कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, बराबर है। चाहे कंपनी 1000 यूनिट बना रही हो, चाहे कंपनी 50,000 यूनिट बना रही हो, चाहे कंपनी 1 लाख यूनिट क्यों ना बना रही हो, तो वो 1 लाख यूनिट्स को बनाने के लिए हमको कितना खर्चा लगेगा, 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए हमको कितना खर्चा लगेगा, और 1000 यूनिट भी अगर कंपनी बना रही है तो उसको बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, ये हमने अभी तक के क्लासेस में देख लिया था। पिछले क्लास में मैंने आपको कॉस्ट शीट बनाकर भी दिखाई थी कि कॉस्ट शीट आपको बनानी कैसी है, फॉर्मेट कैसा है, और ये बताया था कि आज की क्लास में हम कॉस्ट शीट की हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे और शायद हो सके तो आज हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्या, डन। तो जिसके पास नोट्स नहीं है तो बेटा प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसमें जाकर आप नोट्स भी देख सकते हैं या उसमें जाकर आप क्लासेस भी देख सकते हैं। जिस किसी को नोट्स चाहिए होगी वो ये नीचे स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आपने मैसेज करना है, ठीक है क्या, ठीक है सर, चलिए डन। तो आइए हम लोग कॉस्ट शीट लास्ट क्लास में बना के दिए थे मैंने आपको, तो आज उस कॉस्ट शीट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो हमने हमारा सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है कॉस्ट शीट एंड टेंडर शीट नाम का चैप्टर, जिसमें भी हम एक सेक्शन पढ़ रहे हैं कॉस्ट शीट, ठीक है। ये कॉस्ट शीट मैंने आपको बनाकर भी दिखाई थी, कॉस्ट शीट हमने बनाई हुई है ऑलरेडी। मैंने ये बताया था आपको कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट से बनती है कॉस्ट शीट, जैसे कि हर कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट प्रकार के भी एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट टाइप्स के भी खर्चे लगते हैं। तो डायरेक्ट नेचर के खर्चे अगर मैं एक कर दूं तो वो हमारा हो जाएगा क्या, वो हमारा हो जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, और अगर इनडायरेक्ट नेचर के अगर मैं खर्चे को प्लस कर दूं तो वो हमारी हो जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर हमने देखा था कि जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो ये चीजें मैंने आपको लिख कर दी थी। आज हमको एक एक चीजें डिटेल में समझने हैं, ठीक है क्या। कॉस्ट शीट बना रहे हैं मतलब हमको इतनी बात ध्यान में रखना कि हम सिर्फ खर्चे लिख रहे हैं, बराबर है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा वो निकाल रहे हैं, क्लियर है क्या। चलिए सर, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हेड क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहला हमारा हेड क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मैंने क्या, तो आ जाओ एग्जांपल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी क्या होता है। एग्जांपल है, जैसे कि मान लो हम लोग कुछ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट अस सपोज कौन सा प्रोडक्ट ले लेते, मान लो हम लोग शुगर बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं शुगर, ठीक है। और शुगर कैसे बनती है आपको पता है, शुगर केन से बनती है, शुगर बनती है शुगर केन से, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं, डन। अब सीधी सीधी बात है, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये आपको समझने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। हमारे कंपनी का क्या काम है कि हम गन्ने से शुगर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर गन्नों को हम मशीन में डालते हैं, यहाँ पर कुछ उसका प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद उधर शुगर निकलती है, बराबर है ना। और शुगर निकलने के बाद हम इसको एक बोरे में पैक कर कर हम इसे बेचते हैं। ये देखो शुगर निकली कि नहीं, बराबर है। हम इसे क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, डन। अब बेटा ध्यान देना, एक एग्जांपल है,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी मैंने कितना मटेरियल यूज कर लिया उसकी कीमत बता दो, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, अगर हमने आज कितना प्रोडक्शन किया इसका खर्चा निकालना है तो आज मैंने कितना मटेरियल यूज किया इसकी ही कीमत लगानी पड़ेगी, बराबर है। जैसे एग्जांपल है, मान लो मेरे पास 1000 kg गन्ना पड़ा हुआ है, ठीक है, डन। ये 1000 kg गन्ना जो है, ये 1 किलो गन्ने की कॉस्ट है 50 रुपए। 50 रुपए में 1 किलो गन्ना मिलता है। ऐसे मेरे पास कितने किलो गन्ना पड़ा हुआ है? 1000 किलो गन्ना पड़ा हुआ है, तो 1000 गुना 50 कितना हो जाता है? 50,000 रुपए। तो मेरे पास जो टोटल पड़े हैं गुड्स, ये पड़े हैं रुपीज 50,000 के। बात समझ में आई? यस सर। अब आज जैसे हमने फैक्ट्री ओपन की, यहाँ पर हमने गन्ने से शुगर बनाने की प्रोसेस को चालू रखा। आज मैंने क्या किया, इसमें से 700 kg गन्ना शुगर में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो बताओ यहां पर मेरे पास कितने किलो गन्ना बचा है? यहां पर मेरे पास कितना किलो गन्ना बचा होगा? तो ये अगर मैं बात करूं तो एट द एंड मेरे पास कितना गन्ना बचा होगा? जैसे कि मान लो ये ओपनिंग था, हमने इसे प्रोसेस कर लिया। अब बताओ क्लोजिंग में कितना गन्ना बचा है? जैसे मैं शाम को घर जा रहा हूँ फैक्ट्री बंद करके, तो मेरे पास कितना गन्ना बचा था? तो मेरे पास बचा है 300 किलो गन्ना, बराबर है कि नहीं? यस सर। अब हुआ ये कि देखो, एक दिन में हम ना 700 से 800 किलो गन्ना प्रोसेस करते हैं और उससे शुगर बनाते हैं एक दिन में। तो अब मेरे पास बचा है 300 किलो गन्ना। अब हुआ ये कि कल जब मैं फैक्ट्री में आया, कल मैंने फिर से ओपन की फैक्ट्री, तो ये जो पहले दिन का क्लोजिंग था, ये मेरे पास 300 किलो गन्ना अभी भी रखा हुआ है। हाँ सर, ये गन्ना आज भी, ये आज का दिन है। तो आज जैसे आपने फैक्ट्री का शटर ओपन किया, अंदर गए, आपको कितने किलो गन्ना मिला? तो आपको 300 किलो गन्ना अपने पास अभी भी रखा पड़ा मिला है, क्योंकि जब आप पहले दिन फैक्ट्री को क्लोज करके गए थे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक मौजूद था 300 किलो। जब आप दूसरे दिन आ जाओगे तो ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। आपको तो पता ही है, क्योंकि आप ऑब्वियसली बेसिक्स पढ़ के आए हो कॉमर्स में, कि अगर इस साल का क्लोजिंग है तो वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। क्लियर है ना? तो आज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक गन्ने का कितना है? तो सर 300 किलो गन्ना हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ओके, पक्का? 300 किलो गन्ना ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, मतलब हमारे पास कितने रुपए का गन्ना मौजूद है? 50 रुपए का 1 किलो। तो 300 गुना कितना? 50 कर लो। मेरे पास आज 15,000 किलो गन्ना मौजूद है, बराबर है। प्लस मुझे पता है कि मेरा काम 300 किलो से होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने और गन्ने का ट्रक मंगाया। तो और गन्ने का ट्रक आया जिसमें मैंने 1000 किलो गन्ना मंगाया है। तो हमने परचेस किया और 1000 किलो गन्ना आज हमने परचेस किया। तो ये हो जाएगा 50,000 रुपए का, क्योंकि 50 रुपए किलो के हिसाब से चल रहा है हमारा रेट। ये 50,000 रुपए का गन्ना हो जाएगा। पहले से मेरे पास 300 किलो था और मैंने कितना मंगाया? 1000 किलो। तो मेरे पास 1300 किलो गन्ना हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि शाम को घर जाते जाते मैंने गन्ने को काउंट किया, तो मेरे पास गन्ना पड़ा मिला 400 किलो। आप बोलेंगे सर ये तो 300 किलो था। बेटा ये कल की बात है, ये हो गई, ये आज की बात चल रही है। आज मैं जब फैक्ट्री बंद कर रहा था तो मेरे पास 400 किलो गन्ना अभी भी है, बचा है। तो आप मुझे बताओ कि आज दिन भर में हमने कितना गन्ना प्रोसेस किया? आज दिन भर में फैक्ट्री में हमने कितने गन्ने पे शुगर बनाई? बताओ कितने गन्ने से शुगर बनाई? ये प्रोसेस यहाँ होता है, बताओ। ये सारा गन्ना हमने यहाँ लगाया और एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब मैं शाम को घर जा रहा था तो मेरे पास 400 किलो गन्ना बचा है। तो बताओ आज हमने कितने किलो गन्ने को शुगर में कन्वर्ट किया? कितने किलो गन्ना यूज किया आज? कौन बताएगा? तो कुछ लोग बोल रहे होंगे सर सिंपल है, 300 किलो हमारे पास पहले था। यस सर। फिर हमने 1000 किलो परचेस किया। जी सर। टोटल कितना हो गया? 1000 किलो, 1300 किलो हो गया, बराबर है। जिसमें से 400 किलो अभी भी बचा है। मतलब सिंपल है सर, देखो 300 किलो पहले था, फिर 1000 किलो हमने परचेस कर लिया, टोटल हो गया 1300 किलो गन्ना।
जिसमें से 400 किलो बचा है उसको छोड़ दो, 400 किलो बचा है उसको छोड़ दो, तो माइनस कर लो। मतलब सर हमने 900 किलो गन्ने के प्रोडक्शन किया है, 900 किलो गन्ने का, और उससे क्या बनाया है, शुगर। मतलब हमने 900 किलो गन्ने का प्रोडक्शन किया है। बात समझ में आई क्या? अरे क्लियर है, एकदम सिंपल है। वापस एक बार हमारे पास फैक्ट्री में 300 किलो गन्ना था, 1000 किलो गन्ना हमने वापस मंगाया, ठीक है, क्योंकि खरीद लिया हमने नया गन्ना। हमारा रोज का काम है गन्ने को शुगर में कन्वर्ट करना है। और 1300 किलो गन्ने में से 400 किलो गन्ना बचा है, मतलब कितना गन्ना खर्च हो गया। तो आज मेरा 900 किलो का गन्ना जो है वो खर्च हो गया। आज मेरा 900 kgs का गन्ना जो है वो क्या हो गया बेटा, खर्च हो गया। आज हमने 900 किलो गन्ने की क्या बनाई, शुगर बनाई। तो बताओ आज मैंने 900 किलो गन्ना यूज किया, तो अगर मैं बोलूं कि आज बताओ कितना पैसा लगा शुगर बनाने के लिए, तो मुझे किसकी कॉस्ट लेनी पड़ेगी? यस, ये 900 किलो की लेनी पड़ेगी ना। इसे कहते हैं मटेरियल कंज्यूम। इसे क्या कहते हैं? मटेरियल कंज्यूम। मतलब आज हमने कितना मटेरियल यूज्ड किया, आज हमने कितना मटेरियल यूज्ड किया, तो आज उसकी कॉस्ट बता दो। तो बता दो आज आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। वेरी गुड, 900 किलो आज आपने कंज्यूम किया, यानी कि 900 किलो गन्ने का आज आपने यूज किया। 1 किलो गन्ने की कीमत है 50 रुपए, तो बता दो टोटल कितना हो जाएगा, 900 गुना 50, तो 45,000 रुपीज का खर्चा लगा। 45,000 रुपीज का क्या लगा, खर्चा लगा आज सिर्फ मटेरियल का। मतलब आज हमने सिर्फ गन्ना कितने रुपए का यूज किया है, 45,000 रुपीज का गन्ना सिर्फ शुगर बनाने के लिए हमने यूज किया हुआ है। बात समझ में आई? तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैसा निकलता है, वापस एक बार, जैसे आपके पास जो भी चीज ओपनिंग होगी वो ओपनिंग आ जाएगा, उसमें प्लस करोगे आप क्या, परचेस, तो हो जाएगा आपका टोटल, और उसमें से लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि आपको मिल जाता है आज कितना यूज किया वो चीज। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये ओपनिंग है, ये हमने परचेस किया प्लस ये हमने माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास ये मिल गया कि आज हमने मटेरियल कितना कंज्यूम्ड किया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना यूज किया। समझ में आया? हमने 900 किलो गन्ना यूज किया, 1 किलो गन्ना है 50 रुपए का, तो 900 गुना 50 यानी 45,000 रुपए का गन्ना आज हमने यूज किया, बराबर है। इसीलिए ये जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है ये इस तरीके से आता है। ये देखो डायरेक्ट मटेरियल में यहां मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, और उसमें से माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना गन्ना यूज किया ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 300 किलो था, प्लस हमने 1000 किलो और परचेस किया गन्ना, ये हो गया 1300 किलो। 1300 किलो में से 400 किलो हमारे पास गन्ना बचा है, तो बेटा आपने खर्च कितना कर लिया, 900 किलो गन्ना यूज कर लिया आपने, और 900 किलो गन्ना यूज कर लिया तो 1 किलो गन्ने की कीमत है 50 रुपए, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 50 कर लो तो ये आ जाएगा 45,000। समझ में आई बात? समझ में आया सर? समझ में आया सर? ठीक है, तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड यानी होता है कितना मटेरियल आपने यूज किया। देखो मैं ये डायरेक्ट चीजें बता सकता हूँ, बहुत सारी फैकल्टीज भी ऐसी है कि जो डायरेक्ट चीजें बता देती है, जैसे कि ये आपको कॉस्ट शीट बना दिया, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके जाएंगे, बोलेंगे ये देखो ये क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा वो यहाँ पे लिख के लिखना है और टोटल करना है। लेकिन वैसा नहीं होना बेटा, पहले आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि आपने ये लिखा है तो ये चीजें क्यों लिखी है, ये चीजें क्यों लिखी है, कोई चीज प्लस क्यों हो रही है, कोई चीज माइनस क्यों हो रही है। बात समझ में आई ना? यस, चलिए तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा हो गया है। डायरेक्ट मटेरियल हमने देख लिया। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस कैसे आते हैं, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हमने मटेरियल कितना का यूज किया,
45,000 का हमने गन्ना यूज कर लिया आज, जिस गन्ने को हमने शुगर में कन्वर्ट किया। अब एक बात बताओ, ये जो गन्ना है ऑटोमेटिकली शुगर में कन्वर्ट हुआ होगा क्या? बात बताओ, सोचो थोड़ा सा, सोच के फिर सोचो कि ये जो गन्ना है ये ऑटोमेटिकली शुगर में कन्वर्ट हुआ होगा क्या? आप बोले नहीं सर, इसकी कुछ प्रोसेस होंगी, बिल्कुल बराबर है। इसको कुछ मशीनरीज में डालना पड़ता होगा, बिल्कुल बराबर है। तो मशीनरीज में ऑटोमेटिक चलेगी क्या? द आंसर इज नो। आपको 900 किलो की शुगर बनानी है, 900 किलो गन्ने की क्या बनानी है? शुगर बनानी है। तो जब आप 900 किलो गन्ने को शुगर में कन्वर्ट करोगे बेटा, तो यहां पर लेबर लगेंगे कि नहीं? यहां पर क्या लगेंगे? लेबर लगेंगे। हाँ सर, ये तो बात बराबर है। आज फैक्ट्री में मान लो, आज फैक्ट्री में 100 लेबर आए थे, 100 लेबर आए थे, जिन्होंने 900 किलो शुगर को, 900 किलो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने का काम किया। दिन भर फैक्ट्री में आज यही काम चला। 900 किलो का आपको पता है शुगर बनी आज 900 किलो गन्ने की, तो उसके लिए 100 एम्प्लॉयज लगे। तो क्या आज उनको पैसा नहीं देना होगा? आज वो काम किए, आज उन्होंने 900 किलो की शुगर को, 900 किलो के गन्ने को किस में कन्वर्ट किया? शुगर में कन्वर्ट किया। तो बिल्कुल सर उनको काम के तो पैसे देने पड़ेंगे। तो लेट अस सपोज कि मैं 100 लेबर को, एक लेबर को मैंने 200 रुपए दिया। आज का खर्चा निकाल रहे हैं हम कि मुझे सिर्फ 900 किलो शुगर बनाने में कितना खर्चा लग रहा है? 45,000 का तो गन्ना ही लग गया, बिल्कुल बराबर है। लेबर 100 आए थे, एक लेबर को मैंने 200 रुपए दिया दिन भर का काम करने का, तो 100 लेबर मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपए, तो बता दो कितना लग गया? 20,000 का खर्चा लग गया सिर्फ लेबर पर। और ये जो लेबर थे ये डायरेक्ट प्रोडक्शन बनाने का काम कर रहे थे, इसलिए इनको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। समझ में आया? बात समझी? ये जो लेबर है, ये लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन बनाने का काम कर रहे हैं। ये देखो ना, डायरेक्ट 900 किलो शुगर केन को वो गन्ने को डायरेक्ट वो शुगर में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। बराबर है? क्लियर है? तो लेबर मुझे कितना लगा? 20,000 रुपए का। मुझे मटेरियल कितना लगा? 45,000 रुपीज का। क्लियर है? समझ रहा है सर? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ रहा है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेगा बेटा, क्योंकि बिल्कुल ये सब्जेक्ट नया है आपके लिए, इसके पहले आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। तो आराम आराम से हर चीजें समझना चाहिए। और एक और बात, सब्जेक्ट फुल्ली प्रैक्टिकल है, तो जब भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो आपने वो चीजें सोचनी है, मेमोराइज करनी है वो चीजें, ठीक है ना? ठीक है सर। तो डायरेक्ट लेबर समझ में आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ लगे होंगे सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या लगे होंगे? कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस लगे होंगे। मान लो मशीनरीज से हमने शुगर केन से शुगर बनाया, तो मशीनरीज फ्री में तो नहीं चलेगी, मशीनरीज को लगा होगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना? मशीनरीज को क्या लगा होगा? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए लग रहे हैं, शुगर केन से शुगर कन्वर्ट करने के लिए जो सारा खर्चा लग रहा है, वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए लगता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए लगता है, उस खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है ना? जो लोग बेसिक्स पढ़ के आए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी क्या होता है। बराबर है क्या? बात समझ में आई? यस सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंस में अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि एक काम करो, एक नोट बना के लिख लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आना चाहिए रॉयल्टी, एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, हायर चार्जेस, ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट। अगर कभी कभी हमने कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी हायर की है, उसको जो हायर चार्जेस भरते हैं वो चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो बाकी बहुत सारी चीजें आएगी। ठीक है? बाकी और जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे हम देखते जाएंगे।
ठीक है, जैसे जैसे अभी क्वेश्चंस में आते जाएंगे वैसे वैसे चीजें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो प्रोडक्शन को बनाने के लिए लगने वाला खर्चा है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगने वाला खर्चा है, वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारे एग्जांपल में लेट अस सपोज हम ले लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस लगा हमको 10,000 रुपए का। तो बताओ आपको 900 किलो गन्ना लग गया 45,000 रुपए का, 20,000 के लेबर लग गए और 10,000 रुपए का खर्चा लग गया। तो बताओ आपको शुगर बनाने के लिए कितना खर्चा लगा? डायरेक्ट खर्चा कितना लगा? 75,000। ये जो सभी चीजों को, सभी डायरेक्ट को प्लस करके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ने प्राइमरीली कॉस्ट, प्राइमरीली कॉस्ट ने सबसे पहले ये तीन चीजें तो लगेंगी, मटेरियल लगेगा, लेबर भी लगेगा और एक्सपेंसेस भी लगेंगे। क्लियर है क्या? जी सर। तो ये देखो हमने तीनों चीजें अगर प्लस कर दी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट। आपको मिलता है प्राइम कॉस्ट। याद है? क्लियर है? धीरे धीरे हौले हौले आपको समझ में आ जाएगा और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ट्रस्ट में ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लगेगा आपको। सिर्फ ये वर्ड्स थोड़े थोड़े न्यू है आपके लिए, वर्ड्स थोड़े थोड़े न्यू है, इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कभी कभी बोरिंग भी लगता है ये सब्जेक्ट, ठीक है ना, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट को ही वर्क्स ऑन कॉस्ट बोलते हैं। हाँ, ये चीजें कुछ ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दे देगा, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, तो आपको समझना है फैक्ट्री कॉस्ट मतलब ही वर्क कॉस्ट होता है। क्लियर? अब सर यहाँ इसके अंदर क्या आएगा? ये मैंने एग्जांपल्स दिए, मैं एग्जांपल से तो नहीं समझाता हूँ, लेकिन मैं आपको इसका एक डायरेक्टली मीनिंग बता देता हूँ। तो उस टाइप के खर्चे यहाँ पर आएंगे। देखो, फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है और प्रोडक्शन में फैक्ट्री में भी दो खर्चे लग रहे हैं, एक डायरेक्ट प्रकार के खर्चे लग रहे हैं और एक इनडायरेक्ट लग रहे हैं। क्योंकि ऐसे भी खर्चे फैक्ट्री में लग रहे हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के काम आ रहे हैं, ऐसे भी खर्चे फैक्ट्री में लग रहे हैं जो प्रोडक्ट बनाने के बाद भी लग रहे हैं। जैसे कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, शुगर बना दिया, अब शुगर बनाने के बाद उसको स्टोर कर रहे हो कहीं ना कहीं, और उस स्टोरेज में आपको मान लो फैन है, लाइट है, तो वो स्टोरेज वेयर हाउस में आपके वो जो शुगर आपने बनाई हुई है उसको कहीं आप एक जगह स्टोर कर रखे हो, वो स्टोर हाउस में आपका पंखा लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, तो उन सब के खर्चे तो कौन से हो गए? फैक्ट्री के हो गए ना। लेकिन क्या वो प्रोडक्शन बनाने के लिए लग रहे हैं क्या? तो आंसर इज नो, प्रोडक्शन बनाने के बाद लग रहे हैं। समझ में आया ना? लेकिन है कहाँ के? है फैक्ट्री के ही, बराबर है। तो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लग रहे हैं उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं खर्चे, और जो प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं लगते, प्रोडक्ट बनाने के अदरवाइज लगते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट वेजेस। सर वेजेस तो अभी आपने बताया था यहाँ पर आएगा ना, ना ये डायरेक्ट वेजेस है। ये देखो, ये कौन से वेजेस है? ये डायरेक्ट वेजेस है। तो सर डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस में क्या फर्क है? तो देख लो, मैं बता देता हूं। मान लो एक चंगू नाम का वर्कर है और एक मंगू नाम का वर्कर है। ये दोनों वर्कर ही है, ये चंगू है और ये मंगू है, बराबर है क्या? चंगू का काम क्या है? चंगू का काम ये है, चंगू का काम हम लोग निकाल लेके थोड़ा सा, एक सेकंड रुको, एक मिनट, चंगू का काम देखने दो मुझे क्या हो सकता है। हाँ जी, मिल गया डिफरेंस। जैसे कि हम इस वर्कर को देखते हैं, यहाँ पे काफी सारे वर्कर दिख रहे हैं।
ये रहा पेस्ट होगा। ये देखो जी, ये वर्कर है, आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये वर्कर क्या कर रहा है? ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। ये वर्कर क्या कर रहा है? ये वर्कर सिर्फ और सिर्फ इस मशीन को पुल कर रहा है। यहां से पुल करेगा, यहां से उठा के दूसरी जगह रखेगा। समझ में आया ना? ये देखो, ये उसके पास व्हीकल है। अब मैं तो नहीं बता पा रहा हूं आपको, ये देखो यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो कहा गया, हाँ मैं तो ऐसे नहीं बता सकता आपको स्क्रीन पे, लेकिन आपने देख लेना। उसके हाथ देखो, ये हाथ में उसके, एक सेकंड इसको देख लेते हैं, हम कहीं लेके जा सकते हैं क्या? हर चीज बताऊंगा आपको, डोंट वरी। जब तक समझेगा नहीं, आप आगे नहीं जाएंगे ना, मैं आगे जाऊंगा। हाँ जी, ये देखो, यहां हम इसको कुछ कर सकते हैं। ये देखो, ये जो वो मशीन चला रहा है, ये देखो ये मशीन चला रहा है, ये वाली, ये क्या करेगा? इस मशीन को ऐसे पिक करेगा। ये व्हीकल चला रहा है, वो पुलिंग मशीन बोलते हैं इसे। ये पुलिंग मशीन जो मैंने रेड की हुई है, ये पुलिंग मशीन से वो क्या करेगा? वेट्स उठाएगा और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। लेकिन जो वर्कर है, ये जो पुलिंग वाला है, क्या आप बताओ ये प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहा है क्या? फैक्ट्री में जो शुगर बन रहा है मान लो आपका, तो शुगर बनाने का काम कर रहा है ये? शुगर बनाने की मशीन्स पर है क्या? शुगर केन से जब शुगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो एक्चुअल प्रोडक्शन की मशीन चला रहा है क्या? द आंसर इज नो। ये क्या कर रहा है? इसका काम क्या है? मान लो ये शुगर के बोरे हैं, शुगर सैक बोलते हैं उसे, है ना? ये शुगर का बोरा है, इस डब्बे में शुगर भरी हुई है। ये शुगर भरने के बाद ये कंधे पे तो नहीं उठाएगा, लेकिन ये एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखता है, बराबर है? लेकिन काम तो कर रहा है फैक्ट्री में ही। काम कहाँ कर रहा है? फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में दो प्रकार के वर्कर काम कर रहे हैं। एक ये भाई साहब काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक जगह से उठा के दूसरी जगह सामान रखते हैं। और दूसरा वर्कर ऐसा है जो इस तरीके का काम कर रहा है। ये देखो, दूसरा वर्कर, हमारे पास दूसरा वर्कर भी है। ये देखो, हमने पिछले क्लास में भी देखा था दूसरा वर्कर। ये देखो, ये भाई साहब कहाँ काम कर रहे हैं? तो ये भाई साहब मशीन चला रहे हैं। अरे है ना, ये दोनों वर्कर्स में फर्क है। ये दोनों वर्कर्स में क्या है बेटा? फर्क है। ये भाई साहब जो है ये मशीन चला रहे हैं, ये प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो भाई साहब जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट बनने के बाद एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। लेकिन कर तो दोनों फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं ना। बात समझ में आया क्या? लेकिन इनका योगदान, अगर ये भाई साहब आज छुट्टी मारेंगे, मान लो एक ही वर्कर है फैक्ट्री में, अगर ये भाई साहब छुट्टी मारेंगे ना, तो प्रोडक्ट बन नहीं सकता, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये छुट्टी मार दिया। और जिससे प्रोडक्शन रुक जाए वो खर्चे डायरेक्ट खर्चे होते हैं, बराबर है क्या? तो हमें अगर इसको पैसा देना पड़ा, हमें इसको भी पैसा देना पड़ा, मतलब देना ही पड़ेगा। हमने अगर इसको भी वेजेस दे दिया तो ये हो गया डायरेक्ट वेजेस। क्योंकि अगर ये बंदा 200 रुपए चार्ज करेगा तो हम 200 का खर्चा लगाएंगे। अगर ये बंदा 500 रुपए चार्ज करेगा तो हम 500 रुपए का खर्चा लगाएंगे। बात समझ रही है आपको? यस सर, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट प्रोडक्शन पे पड़ रहा है। ये भाई साहब अगर छुट्टी मार दे तो हम प्रोडक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोडक्शन बनाने का काम इसी का है। प्रोडक्ट बनाने का काम, मशीन ऑपरेट करने का काम इसी का है। लेकिन अगर वही बंदा वो वाला होता जो पुलिंग मशीन चला रहा है, वो बंदा अगर आज आया भी नहीं तो वो हम बोरे जो है, जो शुगर के बोरे से वो वैसे के वैसे रख सकते हैं, वो दूसरे दिन उठा के रख सकता है। बात समझ में आई क्या? तो आई मीन टू से दैट कि दो प्रकार के वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं। तो मान लो चंगू भाई साहब जो है ये मशीन चलाते हैं, ये मशीनरी चलाते हैं। और मंगू भाई साहब जो है ये पुलिंग मशीन चलाते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि क्या चंगू प्रोडक्शन बनाने में काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। तो
तो चंगू मशीनरी चला रहा है जिससे प्रोडक्ट बनता है। तो चंगू को अगर मैं 200 रुपए दे दूं तो ये हो गया डायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन डायरेक्टली। क्लियर है क्या? यस सर। और अगर ये जो मंगू है, मंगू भाई साहब को मैं 100 रुपीज दे दूं तो ये मंगू प्रोडक्शन बनाने का काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन बनाने के बाद जो काम होता है वो काम कर रहा है, यानी कि ये हो गया इनडायरेक्ट लेबर। बात समझ में आई? क्लियर है? और डायरेक्ट नेचर के खर्चे प्राइम कॉस्ट के पहले आते हैं, और इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे जो सारे फैक्ट्री में होने वाले हैं, देखो जो सारे खर्चे जो कहाँ होने वाले हैं, फैक्ट्री में, ये देखो याद दिया है, सारे खर्चे कहाँ होने वाले हैं, फैक्ट्री में होने वाले हैं। हाँ जी, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब जो सारे खर्चे फैक्ट्री में होने वाले हैं, लेकिन कैसे खर्चे? इनडायरेक्ट नेचर वाले। डायरेक्ट वाले हैं फैक्ट्री में होने वाले तो वो सब यहाँ आ जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? तो समझ में आया इनडायरेक्ट वेजेस यानी क्या होता है? यस सर, समझ में आ गया सर। अनप्रोडक्टिव वेजेस भी मतलब भी वही होता है, सिर्फ इसका नाम बदल के दिया हुआ है। ठीक है, इसका सिर्फ नाम बदल के दिया हुआ है। अब अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब ऐसे वेजेस जो प्रोडक्शन बनाने के काम नहीं आ रहे लेकिन है तो फैक्ट्री में। ठीक है ना? मशीन रिपेयर किया आपने, मशीन रिपेयर किया तो ये मशीनरी रिपेयर किया तो ये मशीनरी रिपेयर्स का खर्चा फैक्ट्री में होता है, इसलिए ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट का मतलब समझता है क्या आपको? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि वो खर्चा अगर हम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट मतलब उससे प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता लेकिन रेट बढ़ता है, मतलब अगर वो खर्चा ऑब्वियसली कोई भी ज्यादा हो जाए तो आपकी गुड्स की कॉस्ट तो बढ़ेगी। क्लियर है? अब फैक्ट्री रेंट को लेटर सपोज पकड़ ले, अगर मैं इस महीने में अपने फैक्ट्री का रेंट नहीं दूंगा, जैसे कि मैं क्लास चलाता हूँ, ठीक है, मेरा ऑफलाइन क्लास भी है, ठीक है ना, तो ऑफलाइन क्लास का अगर मैं रेंट नहीं दूंगा इस महीने में तो मेरा क्लास बंद हो जाएगा क्या? बताओ, अगर मैं ऑफलाइन क्लास का यानी कि फैक्ट्री का रेंट नहीं दूं तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा क्या? आंसर इज नो। इस महीने में रेंट नहीं दिया तो नेक्स्ट महीने में 2 महीने का एक साथ दे देंगे रेंट, है ना? लेकिन है खर्चा फैक्ट्री का, है खर्चा फैक्ट्री का, तो इसलिए कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग यानी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो है वो भी यही पर आएगा। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे सारे इनडायरेक्ट वो यहाँ पर आएंगे। बराबर है? फैक्ट्री का इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा आपने तो आपकी लाइट कट हो जाएगी क्या, या प्रोडक्शन रुक जाएगा क्या? आंसर इज नो। आपने इस महीने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरा, वो आप अगले महीने में भर देना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, दोनों महीने का एक साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा। देखो मैं खुद बोल रहा हूँ कि आपको एकदम से नहीं समझेगा, आपको पेशेंस रख के पूरा चैप्टर के अंत तक बने रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे आपको मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है तो आप देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके आगे के कभी लेक्चर्स अगर यूट्यूब पे एक लिमिट तक के लेक्चर मैं डाल सकता हूँ। क्लियर है? अदरवाइज बाकी के लेक्चर्स आपको ऐप में मिलेंगे, तो आप ऐप डाउनलोड कर लो। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ ऐप डाउनलोड करके उसमें देखना चालू कर दो। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलिए, अब जैसे ही हमने सारे फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे को प्लस कर दिया, फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट खर्चों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो यहां आएंगे उसकी टोटल। अब आपको उसमें याद रखना है ओपनिंग WIP प्लस करना है और क्लोजिंग WIP माइनस करना है। सर ओपनिंग WIP प्लस क्यों करना है? तो देखो सिंपल सी बात है, WIP मतलब क्या होता है? WIP यानी कि होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। बराबर है? आपको पता है किसी भी फैक्ट्री में या कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसका 3 प्रकार का स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है मटेरियल, दूसरा स्टेज होता है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। इसके लिए एकदम बेस्ट एग्जांपल दे दूं मैं, अगर आपके घर में रोटी बन रही है तो मटेरियल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है जिसको हम बोलते हैं आटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आटा। मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं फ्लोर, आशीर्वाद आटा। बराबर है ना? तो ये मटेरियल हो गया रोटी बनाने का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
कि मम्मी आटा गूंद के रख लेती है ना, आटा गूंद के रख लेती है, और रात को आटा थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मम्मी क्या करती है, वो वैसा का वैसा आटा जो है वो फ्रिज में रख देती है। तो एक बात बताओ, जो फ्रिज में रखा हुआ है आटा, बुना हुआ आटा, ऐसे बना देता हूं मैं, ये बुना हुआ आटा है मान लो, ठीक है, ये बुना हुआ आटा, आप बताओ गीला आटा जिसे हम कहते हैं, वो फ्रिज में रखा हुआ है, क्या उसका फ्लोर बन सकता है क्या? तो बोले सर कैसी बात कर रहे हो, अब तो वो गीला हो गया, अब कैसे फ्लोर बनेगा? नहीं बनेगा। क्या वो रोटी बन गया क्या पूरा? तो आंसर इज नो। ना वो पहले स्टेज पे है ना वो आखिरी स्टेज पे है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि उसके ऊपर आधा काम हो चुका है, आधा काम अभी भी होने का बाकी है। बात समझ में आई? यस सर। और उसके बाद जैसे ही हम इसकी रोटी बना लेंगे तो वो हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि फिनिश गुड्स। तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो इन 3 स्टेजों से उसे गुजरना होता है। एक मटेरियल, यानी कि जिससे हम अभी प्रोडक्शन करेंगे, एक ऐसा जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, यानी कि अभी भी उसके ऊपर पूरा काम हुआ नहीं है, ठीक है, वो मटेरियल से आगे निकल चुका है, और फिनिश गुड्स अभी भी बनने का है, यानी कि लटका हुआ है जिसके ऊपर अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार हो जाता है उसके हम कहते हैं फिनिश गुड्स। क्लियर है? ये 3 बातें आपको पता होना जरूरी है। आई होप कि मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट में, फैक्ट्री में कितने खर्चे हो रहे हैं वो सब मैंने तो लिख ली, लेकिन मैं जब फैक्ट्री को बंद करके जाता हूँ, यानी कि शाम हो जाती है, हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है, तो हम फैक्ट्री को बंद करके जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पूरे के पूरे मशीन्स का जो प्रोडक्शन होगा वो खत्म होके फिर घर जाता है क्या? आंसर इज नो। कुछ मटेरियल जो है, जैसे कि मान लो ये मशीन है, यहाँ पर ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल हम इस मशीन में डालते हैं और इसका ये फिनिश गुड्स बन के तैयार हो जाता है। समझ में आया क्या? पक्का? मान लो हम बिस्किट्स बना रहे, तो यहां से हमने आटा डाला हुआ है, शुगर डाली हुई है, और यहाँ पर कुछ बिस्किट्स बन के तैयार है। जैसे ही वर्कर्स का टाइम हो गया, वो क्या करेंगे, मशीन को ऑफ करेंगे और घर चले जाएंगे। अब कुछ जो है ना मटेरियल, वो इस मशीन में वैसा का वैसा ही रहता है, फंसा हुआ। समझ में आया? कुछ मटेरियल इसमें वैसा का वैसा फंसा हुआ रहता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग, WIP, यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बराबर है? तो आज मेरा वर्क इन प्रोग्रेस कितना था ये निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आज सुबह जब आया तो मान लो मेरे पास 100 किलो का वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि 100 किलो का मटेरियल ऐसा है जो इसमें पड़ा हुआ है मशीन में, वो पूरा हुआ नहीं है। 100 किलो आटा आपने बुन के रखा हुआ है, मान लो ये ओपनिंग हो गया। आपने दिन भर में रोटियां बनाई, शाम को जब आप घर जा रहे थे तो आपने आटा गिना, तो आटा आपका 70 किलो बुना हुआ रखा हुआ था। तो बताओ आज आपने कितना वर्क इन प्रोग्रेस का काम कंप्लीट कर लिया? तो 30 केजी का काम कंप्लीट कर लिया आपने, यानी कि आज की कॉस्ट जो निकलेगी वो 30 केजी पर आपने काम कंप्लीट कर लिया। तो इसमें खर्चा निकलेगा, जो काम कंप्लीट हुआ है उसी के ऊपर तो खर्चा निकालना है ना। तो 30 केजी की आपने पूरी रोटी बना दी। समझ में आई मेरी बात? तो इसीलिए ये कैसा निकला, ओपनिंग माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। ओपनिंग में से आपको क्या करना है, माइनस क्लोजिंग करना है। ठीक है बेटा? तो हमें क्या मिलेगा कि कितना हमारा प्रोडक्ट जो था वर्क इन प्रोग्रेस था वो बन के तैयार हो चुका है, उसकी कॉस्ट मिलेगी हमको। बराबर है? तो इसीलिए यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करना है। ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैं समझा के तो दूंगा आपको, लेकिन आपको 5 या 6 बार ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना के देखना है, क्योंकि पेपर में आपको एज इट इज फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन में चीजें दी होंगी वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है और टोटल करना है। यकीन नहीं होता तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो आपको, ये आपके नोट्स का क्वेश्चन है, ठीक है? ये देखो, ये आपके क्वेश्चन, ये आपकी नोट्स बनाई हुई है मैंने, ये देखो कॉस्ट शीट है, ये देखो आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। ये देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको पता है मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कैरिज इनवर्ड, वेजेस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले डायरेक्ट में जाएंगे, इनडायरेक्ट वाले फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे, अभी अभी सीख के आए हम लोग। ठीक है ना? अदर डायरेक्ट चार्जेस है,
रेंट है, फैक्ट्री का कहाँ जाएगा तो फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का कहाँ जाएगा तो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। बराबर है कि नहीं? ये सब चीजें बस देखनी है आपको और छापना है आपको। बस ये देखो, ये सब दिया हुआ रहेगा, अमाउंट भी दिया रहेगा आपको। सिर्फ ये क्वेश्चन देखकर जो हमने फॉर्मेट सीखा है, जो हम फॉर्मेट अभी सीख रहे हैं, ये जो हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, इसमें आपको लिखना है और टोटल करना है। इतने काम है, लेकिन आपको एटलीस्ट फॉर्मेट आना चाहिए। बराबर है ना? यस सर। ये सब होने के बाद हमको ये पता चलेगा कि हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या आ गया। हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या आ गया, मतलब फैक्ट्री तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच गया तो कितने खर्चे लगे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री में दो प्रकार के खर्चे लगे, एक डायरेक्ट वाले और एक इनडायरेक्ट वाले। बराबर है? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोटल लगा के ओपनिंग WIP कर लो, माइनस कर लो क्लोजिंग WIP, तो आपको ये पता चलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना था, यानी कि फैक्ट्री तक प्रोडक्ट बन गया तो मुझे कितना खर्चा लगा फैक्ट्री में। बराबर है? ये तो हो गया फैक्ट्री तक। अब फैक्ट्री तक आ गए। अब हर कंपनी में एम्प्लॉयज भी काम करते हैं ना, जो ऑफिशियल काम संभालते हैं, तो उनकी भी सैलरी देनी होती है कंपनी को, तो उनका भी जो एक्सपेंसेस है, उनका भी जो कॉस्ट है, वो इसी प्रोडक्ट को बेचकर कंपनी को कमाना है। तो देखो, बाकी जो ऑफिस में सारे लगने वाले खर्चे हैं, जैसे कि डायरेक्टर की फीस दे रहे हो, यानी कि जो मालिक है डायरेक्टर, उसके पैसे दे रहे हो, मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ये भी तो खर्चा है एक प्रकार का। सैलरी टू ऑफिस एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, ऑफिस का रेंट दे रहे हो, टैक्सेस दे रहे हो, ये सब चीजें अगर आप पेड कर रहे हो, ये सारे खर्चे ऑफिस कॉस्ट के अंदर आएंगे। ऑफिस कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी बोला जाता है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जो भी चीजें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी थी, वो सारे कौन से नेचर के खर्चे थे? वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे ना? तो जो भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम लिखते थे, वही हो गए ऑफिस कॉस्ट। समझ में आया? पक्का? यस सर। यानी कि फैक्ट्री में लग सर, मतलब अभी समझ रहा है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि फैक्ट्री, ठीक है हम फैक्ट्री में हैं, फैक्ट्री में अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कोई खर्चा लग रहा है तो वो जाएगा डायरेक्ट में। बिल्कुल बराबर है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर फैक्ट्री में ही ऐसे कुछ खर्चे लग रहे हैं जो प्रोडक्ट्स के अलावा है, प्रोडक्ट को बनाने के अलावा है, जैसे कि सर आपने वो लेबर वाला एग्जांपल दिया था, जो पुलिंग मशीन खींच रहा है, वो तो प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है ना? फैक्ट्री का रेंट हम पेड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बनाने के तो काम नहीं आ रहा है रेंट, लेकिन फिर भी खर्चा कर रहे हैं फैक्ट्री के ऊपर, तो वो सारे फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, तो वो सर आएंगे फैक्ट्री कॉस्ट में। ठीक है? और आपने बोला था सर फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। यस सर, बराबर है। उसके बाद आपने बोला था सर फैक्ट्री कॉस्ट हो गए कि उसमें ना क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को माइनस करना है। यस सर, ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम आते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे, मतलब हमको ये समझ में आता है कि हमारे प्रोडक्ट को फैक्ट्री में ही कितना खर्चा लग गया। ठीक है सर, फैक्ट्री की बात हो गई। अब सर कुछ एम्प्लॉयज भी तो होंगे जो बाकी की चीजें संभालते होंगे, मतलब प्रोडक्ट बना दिया मतलब हो गया, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि मैं क्लास लेता हूँ, मैंने पढ़ा दिया मतलब हो गया, ऐसा तो नहीं है। हमारी कॉलिंग टीम है, हमारी मैनेजमेंट टीम है जो हर मैनेजमेंट संभालती है, कौन से बच्चे ने बराबर क्लासेस देखे नहीं देखे, कौन से बच्चे को अगर प्रॉब्लम जा रही है, कोई बोलता है सर वीडियो आपका प्रॉपर वॉइस नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये सब टेक्निकल टीम संभालती है। क्लियर है क्या? मतलब मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और हो गया, ऐसा है क्या? नहीं। तो आपकी जो फीस ले रहा हूँ ना, आपसे जो फीस लेते हैं हम क्लासेस, कोचिंग क्लासेस वाले, कोई भी आपसे जो फीस लेते हैं, फीस चार्ज करते हैं, वो सिर्फ पैसा डायरेक्ट हमारे जेब में नहीं जाता। ये पूरा जो सेटअप है, ये सब चीज़ें आपको दिख रही है डिजिटली, इसके लिए भी कुछ खर्चा नहीं लगा क्या? ऑब्वियसली लगा है। ठीक है? तो वो सारा आपके फीस में इंक्लूड होता है। समझ में आया? यहाँ तक कि मेरी भी सैलरी आपके फीस में ही इंक्लूड होती है। बात समझा? मतलब फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा लग रहा है वो भी, और ऑफिशियल खर्चे भी आपके प्रोडक्ट के, किसी भी प्रोडक्ट के, कोई भी प्रोडक्ट, अगर आपको नटराज की पेंसिल 5 रुपए में भी मिल रही है ना, तो वो 5 रुपए के अंदर भी ये सारे खर्चे इंक्लूड है। समझ में आई बात? हाँ सर। अच्छा सर, समझ में आ रहा है अभी कॉस्ट अकाउंटिंग। धीरे धीरे ही समझ में आएगा। धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ना है और एक दिन हद से गुजर जाना है इस सब्जेक्ट में भी। बात समझी? ठीक है, चलो
ये अरे एक बार आपको ये सारे वर्डिंग समझ में आ गया ना कि क्या होता है फिनिश गुड्स, क्या होता है WIP, क्या होता है रॉ मटेरियल, आप देखना आप ही खुद ऐसे सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ, और जब आपके एग्जाम आएंगे ना तब आप बोलेंगे सर पेपर 1 नंबर गया। ठीक है, चलिए ओके। अब ऑफिस के भी खर्चे लग गए, सब कुछ होने के बाद हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट मिलती है हमको। क्या मिलती है? प्रोडक्शन कॉस्ट। हमको क्या मिल गई? प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गई। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी हमको प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लग गया। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लग गया है। क्लियर है? इसमें अब आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर रहे हैं। सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों? ताकि ये पता चले कि कितने गुड्स जो है वो आपने परचेस किए हुए या कितने गुड्स आपने सेल किए हुए, यानी कि कितने गुड्स आपने फिनिश गुड्स यानी क्या? रेडीमेड गुड्स मेरे पास जो बनके तैयार है। जैसे कि आपके पास मान लो 1500 यूनिट्स बनके तैयार है, टोटल है। ये आपने जब सुबह फैक्ट्री ओपन की तब आपके पास इतने गुड्स पड़े हुए थे, बना के रेडी थे, एकदम बेचने के लिए तैयार है। ठीक है ना? शाम को जब आपने फैक्ट्री को बंद किया तो इसको काउंट किया कि ये तो सर 1300 ही बचे हैं। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि 200 यूनिट आपने आज सेल कर दिए। कॉमन सेंस है। फिनिश गुड्स यानी रेडी हो गए आपके गुड्स, वो सेल होने के लिए तैयार है। आपने सुबह जब फैक्ट्री ओपन की तब आपने देखा आपके पास 1500 चॉकलेट पड़े हुए हैं। शाम को जब बंद करने के लिए गए तब भी आपने काउंट किया तो 1300 ही मिले। जिसका क्या मतलब है? 200 चॉकलेट खा लिए क्या? आंसर इज नो। 200 चॉकलेट गए कहाँ? आपने बेच दिए होंगे। मतलब ये आपने क्या किया होगा? सेल किया होगा। बराबर है? जी हाँ सर। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस करो, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितने गुड्स मैंने बेचे। ये देखो आपके पास इतनी चॉकलेट्स पहले से थी, इतनी चॉकलेट आपने फैक्ट्री बंद की तब थी, मतलब ये 200 यूनिट आपने क्या किए? सेल कर दिए होगे। तो जो गुड्स सेल किए ना आपने, क्या बार बार आ जा रहा है, जो गुड्स आपने जो 200 यूनिट आपने सेल किए ना उसकी कॉस्ट क्या थी बेटा? उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेच दिए वो आपको कितने में पड़े थे? समझ में आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नाम ही पढ़ो उसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो यूनिट आपने बेच दिए उसकी कॉस्ट कितनी है? समझा? पक्का? यस सर। फिर जो गुड्स आपने बेचे होंगे या जो बेचने के लिए निकाले उसकी कॉस्ट आपको पता चल गई? जी सर। अब उसके ऊपर आपको और खर्चा करना होगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी तो खर्चा, मतलब तभी तो क्या होगा? गुड सेल होंगे। जैसे अभी मैं यूट्यूब पे क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ, इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बराबर है ना? तो इसके लिए भी खर्चा लगता है, ये खर्चा भी मुझे जोड़ना होगा। मैंने अगर किसी को कमीशन दिया हुआ है एजेंट को, ठीक है, कमीशन देते हैं एजेंट को बहुत सारे कंपनीज वाले कि आप हमारा प्रोडक्ट बेच के दे दो, हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे, वो भी खर्चा हो गया। गोडाउन का रेंट है। गोडाउन का रेंट याद रखना, गोडाउन का रेंट यानी कि जहाँ पे गुड स्टोर है, बन के तैयार है और वहां पे वो स्टोर करके रखा हुआ है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज आपने अक्सर देखा होगा बिजनेस के काम की वजह से यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, ठीक है, बिजनेस के चक्कर में ये जगह से वो जगह जाते रहते हैं, चेक लेने के लिए जाते रहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा पप्पा को ये बोलते हुए कि मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो उनको कुछ खर्चे देती है कंपनी। आपने भी सुना होगा कि पप्पा कंपनी की तरफ से बाहर गए हैं, है ना, तो कंपनी उनको कुछ रहने खाने का खर्चा देती है, तो उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ही किए जाते हैं खर्चे, तो वो सारे यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद आपको पता चलेगी कॉस्ट ऑफ सेल, यानी जो गुड्स आपने सेल किया उसकी कॉस्ट क्या थी। अगर मान लो आपने गुड्स सेल किया, इतने खर्चे पकड़ने के बाद आपने जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट निकली 1000 रुपए, मतलब जो गुड्स आपने सेल किया उसको 1000 रुपए लग गए, और आपने ये गुड्स सेल किया 1300 रुपीज में, ये देखो ये सेल किया है, तो बाकी आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। 1000 रुपए लगे आपको बनाने के लिए,
और 1300 रुपए में आपने गुड्स को बेचा है, यानी कि आपका प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा? 300 रुपए का। ओह, ऐसा है सर? हाँ बेटा, बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई सर? चलो अभी मेरे साथ साथ फटाफट एक बार हम कॉस्ट शीट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो हमको क्या बनानी थी? कॉस्ट शीट। इधर उधर ध्यान नहीं चाहिए, पूरा ध्यान इधर चाहिए, ठीक है क्या? मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है, ठीक है? और जैसे मैं बना के देख रहा हूं वैसे ही घर जाकर आपको, घर जाकर मतलब आप ऑलरेडी घर पे होंगे, आपको ये क्लास होने के बाद 3 से 4 बार ये कॉस्ट शीट बना के देखनी है, ठीक है ना? सबसे पहले क्या आता है, हम मेन आइटम्स ही लिखेंगे, अंदर वाले आइटम्स आपको ज्यादा लिखने हैं नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चंस में चेंज होते जाते हैं। मेन हेड आपको याद करने हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर यानी कि डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों हो गए डायरेक्ट वाले, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों डायरेक्ट वाले हो गए। तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर भी आपने देखा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें से हमको क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस, और उसमें से हटा दो क्लोजिंग स्टॉक। और इसमें हमने डिटेल में देखा कि इससे हमको ये पता चलेगा कि हमने कितना मटेरियल यूज किया, ठीक है ना? उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल हो गया ये वाला। अब उसके बाद क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर, यानी कि डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं इसे, और आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल ये हो गया, डायरेक्ट लेबर ये हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हो गया। अगर तीनों को मैं जोड़ दूं, अगर तीनों को मैं क्या करूं? जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिलता है? बताओ कौन सी कॉस्ट मिलती है? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तीनों डायरेक्ट चीजों को मैं जोड़ दूं तो मुझे मिलती है प्राइम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट मिलती है बेटा? प्राइम कॉस्ट मिलती है। आया ना? बिल्कुल सर, प्राइम कॉस्ट मिली। अब हम डायरेक्ट फैक्ट्री में है, फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे हमने ले लिए, ठीक है? अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट, फैक्ट्री कॉस्ट पे, जिसे वर्क्स ऑन कॉस्ट भी कहते हैं और जिसे फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। ओवरहेड यानी होता है इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी होता है ओवरहेड, बराबर है क्या? अब इसके अंदर क्या आएगा? तो इसके अंदर सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे जो फैक्ट्री में लगे हमको, जैसे कि इनडायरेक्ट वेजेस, आपको सिर्फ ये हेडिंग लर्न करने, उसके अंदर क्या आएगा ये लर्न नहीं करना है, ठीक है ना? इनडायरेक्ट वेजेस वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो जाता है। अनप्रोडक्टिव वेजेस, एक्सेट्रा। मैं लिखता नहीं हूं ज्यादा, ठीक है ना? हम बस हेड याद कर रहे हैं। इसके अंदर हमको प्लस करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये होने के बाद हमको जो मिलेगा यहां पर, हमें मिलेगा यहां पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। यहां पर क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री वाली चीजें हो गई, अब आ जाओ ऑफिस में। तो नाम में ही पता चल रहा है फैक्ट्री के बाद क्या आ रहा है? ऑफिस कॉस्ट, यानी कि वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं इसे। वर्ड्स में फर्क है, हाँ। ये वाला वर्क ऑन कॉस्ट है, वो वाला वर्क कॉस्ट है। समझ में आई बात? जी सर। इसमें सारे ऑफिस से रिलेटेड खर्चे आएंगे,
जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं ऑफिस से रिलेटेड वो सारे ऑफिस कॉस्ट में आएंगे। इसमें आपको प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये होने के बाद जो हमें मिलता है वो हमको मिलता है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट हमें यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर हम प्लस करते हैं क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसमें वो आएगा एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ आएगा जो बेचने के लिए हमको काम आता है। अगर सेलिंग एडवर्टाइजमेंट ये चीजें मैं इसमें ऐड कर दूं तो हमें यहां पर मिलता है कॉस्ट ऑफ, एक बार देख लेते, अच्छा प्रोडक्शन कॉस्ट हमको यहां मिलता है, एक सेकेंड जरा। हाँ जी, प्रोडक्शन कॉस्ट हमें यहां मिलता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक होता है अभी उम्र के हिसाब से, ठीक है ना। सारे ऑफिस खर्चे ऐड कर दो तो प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगी, जिसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को हटा दो तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, फिर उसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आपने ऐड कर दिए तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल। आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल को ऐड करने के बाद आपको उसमें से सबसे लास्ट में अनोखा एक चीज आती है, सेल भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में, लिखना है और फिर आप जैसे ही अपने सेल में से इस कॉस्ट ऑफ सेल को हटा दोगे तो यहां पर जो आएगा वो मिलेगा आपको प्रॉफिट। बात समझी? पक्का? तो ये हो गई आपकी कॉस्ट शीट, बराबर है। तो ऐसी ही कॉस्ट शीट आपने भी बनाकर देखनी है। ठीक है, वन मोर लास्ट टाइम एक और चीज एकदम ब्रीफ में आपको इजीली समझा देता हूं, ध्यान दो। कॉस्ट शीट को याद रखने का तरीका, देखो, कोई भी कंपनी हो जिसकी एक फैक्ट्री होती है, बराबर है, एक फैक्ट्री होती है, एक होता है ऑफिस, एक क्या होता है? ऑफिस होता है। उसके बाद एक होता है गोडाउन, एक क्या होता है? गोडाउन। कोई भी कंपनी है उसकी एक फैक्ट्री होती है जहां पर प्रोडक्ट बनता है, एक ऑफिस होता है जहां पर हर एक हिसाब किताब, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट चीजें संभालता है, और एक होता है गोडाउन जहां पर गुड्स को रखा जाता है। बनने के बाद गुड्स कहां रखेंगे? तो गोडाउन में रखेंगे। तो फैक्ट्री में भी कुछ खर्चे होते हैं, फैक्ट्री में भी खर्चे होते हैं डायरेक्ट वाले, फैक्ट्री में भी खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट वाले। बात समझी? फैक्ट्री में अगर डायरेक्ट वाले खर्चे होते हैं तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। है ना? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, बताओ? तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड। फिर अगर फैक्ट्री में इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं तो वो यहां आएंगे। ठीक है,
फैक्ट्री में अगर इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते तो वो यहाँ आएंगे, जैसे कि अनप्रोडक्टिव वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ये सब चीजें। अब इन्हीं में से अगर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस करते हो और माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो आपको यहां जो मिलता है वो आपको मिलता है यहां पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। हो गया। नेट फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा, ये देखो फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया। अब आएंगे हम ऑफिशियल खर्चों में। तो जैसे ही हम ऑफिशियल खर्चों में आए तो हमको यहां देखने मिलता है कि यहां पर ऑफिस कॉस्ट को ऐड करना होता है। जितने भी खर्चे ऑफिस में होते हैं सबको ऐड करना होता है, बराबर है। खर्चे कौन से होते हैं वो सब हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते देखेंगे। तो जब मैं पूरे खर्चों को ऑफिस कॉस्ट के ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है क्या, तो मुझे मिल जाता है यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट। हमें यहां पर क्या मिल जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको दो चीजें याद रखनी है। प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हो और माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहां पर आपको जो मिलेगा अंत में आपको मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, पक्का। एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यहां से ओपनिंग स्टॉक ये गोडाउन में आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो सारा का सारा गोडाउन में था। चलो ठीक है, अपन एक काम करते, इसको यहां लिख लेते। आपने यहां पर सिर्फ ध्यान देना है कि यहां जो स्टॉक बनेगा, देखो सारे खर्चे लगने के बाद प्रोडक्शन हो गया, यानी कि यहां क्या हो गया, स्टॉक बन गया, स्टॉक रेडी हो गया। अब ये स्टॉक रेडी होके कहां जाएगा, गोडाउन में जाएगा। गोडाउन में आपका ओपनिंग क्लोजिंग होगा, कुछ स्टॉक पहले से मौजूद होगा, कुछ स्टॉक आप जाते हुए काउंट करोगे। ठीक है, तो जो बचेगा वो बचेगा सेल आपने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी आपको कुछ एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। जैसे कि आप ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी कि कॉस्ट। तो इनको ऐड करने के बाद आपको जो मिलता है वो मिलेगा बेटा कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब आपने गुड्स कितने में सेल किया होगा। ठीक है, और आपने गुड्स कितने में सेल किया, अगर ये पता चल गया तो हम गुड्स को सेल करेंगे। सेल में से हम कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आज के क्लास में आपको कॉस्ट शीट के बारे में एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है, बराबर है। कॉस्ट शीट के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, इसका बाइफर्केशन भी करके दिया हुआ है कि फैक्ट्री में अगर आते हो तो सिर्फ दो प्रकार के खर्चे आते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ऑफिस में अगर आते हो तो ऑफिस कॉस्ट प्लस होगा, तो आपको उससे मिलेगा प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर उसमें आप स्टॉक गोडाउन में भेजोगे, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होगा, जिससे आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसमें भी अगर आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस को प्लस करते हो तो मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसमें से अगर आप सेल्स को हटा देते हो तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। बात समझ में आई क्या, क्लियर है।
तो ये डिटेल बाइफर्केशन है कॉस्ट शीट का। ठीक है, मैंने आज के क्लास में आपको क्या किया, कॉस्ट शीट प्रॉपर तरीके से समझाई। कॉस्ट शीट हमने एक बार बिना देखे भी बना के देखा। कॉस्ट शीट का बाइफर्केशन ये रहा आपके सामने। अब आपको किसी भी हालत में ये कॉस्ट शीट प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए। ये एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ थी, ये पता होना चाहिए कि सभी डायरेक्ट चीजों को प्लस करने के बाद प्राइम कॉस्ट आता है। फिर प्राइम कॉस्ट में अपन को क्या प्लस करना है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या प्लस करना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो उससे आपको नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। फिर आपको ऑफिस कॉस्ट को ऐड करना है, उससे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसमें आपको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड करने हैं, जिसमें से आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल अब एक बार आपके पास आ गया, मतलब आपने जो चीजें बेची उसकी कीमत आपके लिए कितनी थी। अगर उसकी कीमत आपके लिए है 100 रुपए और आपने उसको बेचा 150 रुपए में, 150 में आपने उसको सेल आउट किया है, तो आपको हो गया 50 रुपए का प्रॉफिट है। बात समझ में आई क्या? एक बार इसे देख लो। डन, यहां तक समझ में आया सबको? तो यहां तक मैंने जितना बेसिक आपको कॉस्ट शीट का पढ़ाना चाहिए था उतना बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा। अब आपको करना क्या है, आपको करना एक ही है, बस प्रैक्टिस, दूसरा कुछ नहीं। आपने 1 या 2 या 3 बार अच्छे से कॉस्ट शीट को एक बार बना देना। कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है तो ये नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या? डन। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस कॉस्ट शीट के सॉल्व करना चालू करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी क्लासेस को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको नेक्स्ट क्लास जब भी आप देखोगे तब आप मेक श्योर हो जाओ कि आपके पास नोट्स होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको नोट्स से पढ़ाऊंगा और नोट्स आपके पास होना जरूरी है, ठीक है? और ऑब्वियसली मैंने बताया था कि अगर आपको क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो ऐप पे कंटिन्यू करो। नोट्स उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेंगे यानी कि क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तब आपकी कॉस्ट शीट आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।